सभी विद्यार्थियों का बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा लाए गए जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और किसी भी टॉपिक में यदि आपके समस्या है तो उसे आप दूर कर सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आवर्त बीजी पादपों में निषेचन। और इस टॉपिक से बहुत सारी जो एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम निषेचन की कॉमन जो जानकारी है उसका अध्ययन करेंगे। फिर हम जानेंगे कि आवर्त बीजी जो पादप हैं उनमें निषेचन की जो क्रिया है वह कौन कौन से चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले हम बात करें निषेचन क्या है, निषेचन किसे कहेंगे। नर युग्मक व मादा युग्मक के केंद्रक का जो संलयन है, केंद्रकों का जो संलयन है, उस संलयन को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहेंगे। निषेचन की जो खोज है, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की जो खोज है वो की थी स्ट्रासबर्गर ने। और यहां जो पादप था वो था मोनोट्रापा। तो मोनोट्रापा पादप में सबसे पहले निषेचन की खोज की गई। आवर्त बीजी पादपों में जो निषेचन है वह नाल युग्मी या साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है। यहाँ नाल युग्मी से क्या तात्पर्य है, अर्थात यहां जो नर युग्मक हैं और मादा युग्मक हैं वो अगतिशील होते हैं, अगतिशील होते हैं और नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुंचने की आवश्यकता है, अर्थात पहुंचना जरूरी है ताकि निषेचन की क्या हो सके, क्रिया संपन्न हो सके। तो आवर्त बीजी जो पादप हैं उनमें जो नर युग्मक हैं वो पराग नलिका या पराग नाल अर्थात नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। इसलिए इनमें होने वाला जो निषेचन है उसे हम नाल युग्मी या साइफोनोगेमी प्रकार का क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। नेक्स्ट है आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। और डबल फर्टिलाइजेशन आवर्त बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है जो और किसी पादप में हमें देखने को नहीं मिलता। आवर्त बीजी जो पादप हैं उन्हीं में हमें द्विनिषेचन देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्योंकि हमने पीछे नर युग्मकोद्भिद पढ़ा था और उसमें देखा था कि जब नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट होता है तो उसमें दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, दो मेल गेमेट्स बनता है और वो दोनों नर युग्मक आगे जाकर संलयन करते हैं। और यहाँ आवर्त बीजी पादपों में दो बार निषेचन की क्रिया होती है जिसे हम आगे देखते हैं अभी। इसलिए उस निषेचन को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। यहाँ सबसे पहले द्विनिषेचन की जो खोज है वो खोज की थी नवासिने ने। लिलियम और फ्रिटिलेरिया जो पादप थे उनमें सबसे पहले द्विनिषेचन की क्या की थी, खोज की थी। आगे हम देखें तो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो निषेचन की जो क्रिया है वो भ्रूण कोश में कहाँ संपन्न होती है, भ्रूण कोश में, एम्ब्रियो सैक में संपन्न होती है। तो इस सब को हम समझें कि निषेचन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में हम अभी करेंगे। उससे पहले हम देखें कि जो निषेचन की क्रिया है वो कौन कौन से चरणों में संपन्न होगी। तो निषेचन की जो क्रिया होगी उसके लिए निम्न चरण पाए जाएंगे। पहला जो परागकण है, पीछे हमने बात की थी परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। तो परागण से आगे निषेचन का प्रोसेस चालू होता है जिसमें सबसे पहले पराग कणों का क्या होगा, अंकुरण होगा। फिर पराग नलिका की क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा। फिर पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश होगा। ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब की सब निषेचन से कहां संपन्न हो रही हैं, पहले संपन्न हो रही हैं। इसलिए इन सब को हम
निषेचन पूर्व घटनाएं कह रहे हैं। उसके बाद में आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया होती है और इनमें जो निषेचन होगा वो द्विनिषेचन होता है, जिसकी हम अभी बात करेंगे। उसके बाद में तीसरी जो घटनाएं आएंगी निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन के बाद में कौन सी घटनाएं संपन्न होंगी वो निषेचन पश्य घटनाएं कहलाएंगी। जैसे आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष का क्या होगा, निर्माण होगा, भ्रूण का परिवर्धन होगा, बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। तो पूरा निषेचन को समझे उससे पहले हम यहां जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, जो निषेचन है वो क्या है और निषेचन की जो क्रिया है वो कहां पर संपन्न होती है। हमने पीछे बात की थी जायांग या स्त्री केसर की। ये जायांग या स्त्री केसर था, जिसकी एक जो इकाई थी वो अंडक थी। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ओवरी, और अंडाशय में क्या उपस्थित था, बीजांड। क्या प्रेजेंट था, बीजांड उपस्थित था। बीजांड व्रंत की सहायता से अंडाशय में, यहां प्लेसेंटा से किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से या बीजांडासन से जुड़ा हुआ होता है। इस बीजांड की संरचना में हमने पढ़ा था कि बीजांड में ही क्या उपस्थित होता है, भ्रूण कोश उपस्थित होता है। और निषेचन की जो क्रिया है वो कहां संपन्न हो रही है, भ्रूण कोश में संपन्न हो रही है। तो एक बार हम और देखें कि जो भ्रूण कोश है उसमें निषेचन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। जो एम्ब्रियो सेक है उसमें निषेचन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। भ्रूण कोश की हम बात करें तो इस भ्रूण कोश में हम देखें तो यहां भ्रूण कोश में जो बीजांड द्वारीय सिरा था, उस बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से 2 कोशिका, ये और ये, इन दोनों कोशिकाओं को हमने कहा था सहायक कोशिका। निभागीय सिरे की तरफ भी 3 कोशिकाएं हैं। ये इन कोशिकाओं को हमने कहा था प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी क्या कहा था, कोशिका। और सहायक कोशिकाओं के अलावा बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ एक बड़ी कोशिका है जिसे हम कह रहे थे अंड कोशिका। और इनका तीनों का जो समूह है उससे हमने कहा था अंड समुच्चय। क्या कहा था, अंड समुच्चय। यहां अंड कोशिका की बात करें कितनी कोशिका है, एक। सहायक कोशिकाओं की बात करें कितनी कोशिकाएं हैं, 2। ये सभी जो कोशिकाएं हैं कैसी हैं, अगुणित हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये भी कैसी हैं, अगुणित। और प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या यहाँ कितनी है, 3। इसके अलावा मध्य की बात करें तो यहां 2 ध्रुवीय क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय केंद्रक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय केंद्रक कह रहे हैं। तो ये एक भ्रूण कोश की संरचना थी। इस भ्रूण कोश में ही क्या स्थित होती है, अंड कोशिका। और इस अंड कोशिका के साथ ही नर युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा, निषेचन की क्या होगी, क्रिया होगी। तो यहां हम बात कर रहे हैं भी आवर्त बीजी जो पादप हैं उनमें द्विनिषेचन की क्रिया देखने को मिलती है। और द्विनिषेचन इनका एक विशिष्ट क्या है, गुण है, विशिष्ट लक्षण है। कैसे द्विनिषेचन की क्रिया होगी, देखो जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इस परागकण का क्या हो जाता है, अंकुरण।
उस समय इस पराग कण में 3 केंद्रक बनते हैं। 2 तो यहां होते हैं नर युग्मक और एक है ये नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक ये अंकुरित परागकण है या नर युग्मकोद्भिद है। अंकुरित परागकण है या नर युग्मकोद्भिद है और इसमें क्या स्थित है, नर युग्मक। और ये दोनों नर युग्मक हैं, ये अगुणित हैं। ये नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से कहां जाएंगे, भ्रूण कोश में जाएंगे। तो भ्रूण कोश में जाएंगे तो इन नर युग्मकों में से एक जो नर युग्मक होगा वो एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से क्या करेगा, संलयन करेगा। और एक नर युग्मक जो है वह यहां ये जो ध्रुवीय केंद्रक हैं, निषेचन से जस्ट पूर्व ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं आपस में मिल जाते हैं और यह द्विकेंद्रीय कोशिका का द्विकेंद्रीय कोशिका का क्या करते हैं, या द्विकेंद्रीय इसे हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक कहेंगे। और ये जो पूरी कोशिका है इसे कह देंगे केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। केंद्रीय क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे। तो यहां निषेचन से जस्ट पूर्व दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलकर द्वितीयक केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण। और एक नर युग्मक का संलयन द्वितीयक केंद्रक से हो जाता है, एक नर युग्मक का संलयन अंड कोशिका से हो जाता है। तो पहला जो अंड कोशिका से संलयन होगा, देखो यहां 2 प्रकार का निषेचन हो रहा है, जिसे एक को कह रहे हैं हम युग्मक संलयन और एक को कह रहे हैं युग्मक संलयन और दूसरे को कह रहे हैं त्रिक संलयन। दूसरे को क्या कह रहे हैं, त्रिक संलयन। युग्मक संलयन की क्रिया नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के मध्य जो संलयन होगा उस संलयन को हम क्या कहेंगे, युग्मक संलयन या सिनगेमी कहेंगे। एक मेल गेमिट है और एक अंड कोशिका एग सेल है, इनके मध्य होने वाला जो संलयन है वह संलयन क्या कहलाएगा, युग्मक संलयन कहलाएगा। और जिसके दौरान युग्मनज ये जाइगोट का क्या होगा, निर्माण अर्थात एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होगा। 2 अगुणित, ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ अगुणित है, यहाँ भी अगुणित है। दोनों मिलकर एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं, जैसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और युग्मनज और जाइगोट से आगे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट हम दूसरा जो निषेचन हो रहा है, द्विनिषेचन की बात कर रहे हैं। दूसरा जो निषेचन हो रहा है उससे हम कह रहे हैं त्रिक संलयन। क्या कह रहे हैं, त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। ट्रिपल फ्यूजन के अंतर्गत क्या हो रहा है, सबसे पहले दोनों ध्रुवीय केंद्रक, 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर द्वितीयक केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण। उसके बाद में द्वितीयक केंद्रक के साथ एक नर युग्मक क्या कर लेता है, संलयन कर लेता है, जिससे यहाँ 3 अगुणित केंद्रकों का क्या हो जाएगा, संलयन। एक ये है तो 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन हो जाएगा और त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होगा, जिसे हम कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इससे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनेगी और इससे निर्माण होगा यहाँ भ्रूणपोष का, एम्ब्रियो सैक का, भ्रूणपोष का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस प्रकार से कितनी बार निषेचन की क्रिया हो रही है, 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है। इसको विस्तार से हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर किस प्रकार से निषेचन हो रहा है, फिलहाल आपको इतना समझाना था कि द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन क्यों हो रहा है। पुष्पीय पादपों में, आवर्त बीजी जो पादपों में है उनमें 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, द्विनिषेचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द्विनिषेचन, जिसमें पहला युग्मक संलयन और दूसरा क्या हो रहा है, त्रिक संलयन हो रहा है। युग्मक संलयन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। और त्रिक संलयन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का। और जो आवर्त बीजी पादप है, एंजियोस्पर्म है, इनमें जो भ्रूणपोष बनेगा वो सूत्रगुणिता के आधार पर कैसा बनेगा, त्रिगुणित भ्रूणपोष का क्या होगा, निर्माण होगा। यहीं पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, वो ये है आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन, आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन की क्रिया में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, तो बताओ यहां कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, कितने केंद्रक भाग लेंगे। देखो 2 केंद्रक तो ये हैं, 1 2 और 3 केंद्रक तो ये हो गए, और 1 और 2 केंद्रक ये हो गए। तो आवर्त बीजी पादपों में
द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5। नेक्स्ट यहीं पर प्रश्न पूछ ले, द्विनिषेचन की क्रिया में कितने युग्मक भाग लेते हैं? क्रिया में कितने युग्मक भाग लेते हैं? कितने युग्मक भाग लेते हैं? तो कितने युग्मक भाग ले रहे हैं? 2 तो मेल गेमिट भाग ले रहे हैं और एक अंडकोशिका भाग ले रही है। तो कितने युग्मक भाग लेंगे? 3 युग्मक। कितने युग्मक भाग लेंगे? 3 युग्मक। यहां इसमें देखें तो ये द्वितीयक क्या है? केंद्रक है। युग्मक कितने? 1, 2 और 3। तो 3 गेमिट भाग लेंगे। यहीं पर प्रश्न पूछता है, जो एक कॉमन सा प्रश्न है कि एक परिपक्व भ्रूण कोष में, एक परिपक्व भ्रूण कोष जो है वह कितने कोशिकीय संरचना है, और एक पूछता है कितने केंद्र की संरचना है। तो कितने कोशिकीय संरचना? देखो ये दोनों केंद्र मिलकर एक कोशिका का निर्माण कर लेंगे। तो ये एक कोशिका, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7 कोशिकीय केंद्रों की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो परिपक्व जो भ्रूण कोष है वह 8 केंद्र की है और 7 कोशिकीय। 8 तो केंद्र की है, वह 7 कोशिकीय। 7 क्या है? कोशिकीय संरचना है। क्लियर यहां तक? अब किस प्रकार से ये सारा निषेचन का प्रोसेस होता है, कैसे नर युग्मक यहां तक पहुंचेंगे, तो हम विभिन्न जो चरण हैं उनकी बात करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि आवर्त बीजी जो पादप हैं उनमें निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। ये कॉमन सामान्य जानकारी थी ताकि आपको पता चल सके कि द्विनिषेचन क्या होता है। तो हम अब स्टेप वाइज बात करेंगे कि जो निषेचन है वो किस प्रकार से संपन्न होगा। सबसे पहला अपना चरण है यहां पर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पराग कणों का अंकुरण। तो सबसे पहले ये सारी घटनाएं पढ़ेंगे हम कि निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पहला अपना जो चरण है वो है पराग कणों का अंकुरण। देखो हमने इससे पीछे बात की थी पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, जिसे हमने कहा था परागण। क्या कहा था? परागण। अर्थात परागण की क्रिया के दौरान जो परागकण थे वो परागकण कहां पर पहुंच गए थे? वर्तिकाग्र पर पहुंच गए थे। ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए थे जो द्विकोशिकीय द्विकेंद्र की अवस्था में थे। तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। अब यहां वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में इन परागकणों का क्या होगा? अंकुरण होगा। तो जो परागकण है वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में इस वर्तिकाग्र से कुछ पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, जैसे शर्करा है, वसा है, रेजिन है आदि कुछ पोषक तत्व, पोषक पदार्थ यहां पर पाए जाते हैं, जिनको अवशोषित करके जो परागकण है वो क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। और अंकुरण के दौरान क्या होगा? जो परागकण थे उनमें जो अंतःचोल था वो अंतःचोल किसी भी एक जनन छिद्र से होकर नलिकाकार संरचना के रूप में बाहर आ जाता है। अर्थात पराग नलिका का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यही अंकुरित क्या कहलाएगा? अंकुरित पराग कण कहलाएगा। अर्थात इसी को हम परागकण का क्या कह देंगे? अंकुरण कह देंगे। अब जो परागकण था उसमें जो जनन कोशिका थी, उस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे कितने नर युग्मकों का निर्माण हो जाएगा? 2 नर युग्मक यहां पर बन जाएंगे। और जो कायिक कोशिका का केंद्रक है
वह पराग नलिका के शीर्ष में चला जाता है। तो ये जो केंद्रक था, इस केंद्रक को तो हमने कहा था नलिका केंद्रक। क्या कहा था? नलिका केंद्रक। ये तो कहलाएगा नलिका केंद्रक। और इन्हें हमने कहा था दो, क्या बन गए? नर युग्मक थे। क्या थे? नर युग्मक, दो मेल गेमिड थे। ये पराग नलिका थी। तो यहां हम कहें कि पराग कण का क्या हो गया? अंकुरण हो गया। पराग नलिका व नर युग्मकों युक्त जो अंकुरित पराग कण है, उन्हीं को हमने क्या कहा है? अंकुरित पराग कण कहा है। अब सामान्यतया हम देखते हैं कि एक जो परागकण है उससे एक ही पराग नलिका का क्या होता है? निर्माण। लेकिन कुछ पादपों में जैसे कुकुरबिटेसी, मालवेसी आदि के अंदर हम देखें तो एक परागकण के अंकुरण से एक से अधिक पराग नलिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण। जिन पराग कणों में एक ही पराग नलिका बनती है, उन पराग कणों को एक नलिकीय, उन पराग कणों को हम क्या कहेंगे? एक नलिकीय कहेंगे। लेकिन जिनमें एक से अधिक, 2, 3, 4 उससे भी ज्यादा पराग नलिकाएं बनती हैं, उन्हें बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। लेकिन क्रियात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से एक ही पराग नलिका द्वारा इनमें नर युग्मकों का क्या होता है? स्थानांतरण किया जाता है। सामान्यतया वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में जितने समय में पराग कण का ये अंकुरण होता है, उस समय को हम कहते हैं अंकुरण काल। अलग अलग जो पादप हैं उनमें अंकुरण काल अलग अलग होता है। जैसे हम यहां गन्ना, ज्वार आदि की बात करें तो इनके जो परागकण हैं वो तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। तुरंत क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें जैसे मक्का की, तो मक्का के जो परागकण हैं लगभग अंकुरित होने में 5 मिनट का क्या लेते हैं? समय लेते हैं। मक्का के परागकण अंकुरित होने में लगभग 5 मिनट का क्या ले रहे हैं? यहाँ पर समय ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे शकरकंद की हम बात करें तो इसके जो परागकण हैं अंकुरित होने में लगभग 2 घंटे का क्या लगाते हैं? समय लगाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग पादपों में जो परागकण हैं उनके अंकुरण के हम काल की बात करें तो उनका अंकुरण काल क्या होता है? अलग अलग देखने को हमें मिलता है। तो ये बात हुई अंकुरण काल की। इसके अलावा इसके बाद में हम बात करें कि जो अंकुरण के दौरान पराग नलिका बनती है वह पराग नलिका कितनी लंबी होनी चाहिए। तो पराग नलिका कितनी लंबी होगी वह निर्भर करती है वर्तिका की लंबाई पर। किस पर निर्भर करती है? वर्तिका की लंबाई पर। सबसे लंबी जो पराग नलिका बनेगी, सबसे लंबी जो पराग नलिका बनेगी वो पराग नलिका बनती है मक्का में। सबसे लंबी जो पराग नलिका बनती है, सबसे लंबी पराग नलिका किस में बनेगी? मक्का में। लगभग 450 मिलीमीटर लंबी पराग नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके अलावा सबसे छोटी पराग नलिका की हम बात करें तो सबसे छोटी पराग नलिका वुल्फिया में बनती है, जो सबसे छोटा पादप का क्या है? उदाहरण है। तो सबसे छोटी जो पराग नलिका बनेगी वो यहाँ सबसे छोटी पराग नलिका बनती है। वुल्फिया के अंतर्गत सबसे छोटी पराग नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ हम देखें तो पराग कण का जो अंकुरण था वो कंप्लीट हुआ। क्लियर? पराग नलिका और नर युग्मकों युक्त जो परागकण है वही अंकुरित परागकण कहलाता है। वर्तिकाग्र पर पोषक तत्व लेगा और क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाता है। अर्थात अंतः जो चोल है वो जनन छिद्र से होकर क्या आ जाती है? बाहर निकल आती है। इसी को परागकण का क्या कहेंगे हम? अंकुरण
कहेंगे। अंकुरण काल की हमने बात की, जितने समय में वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में जितने टाइम में परागकण अंकुरित हो जाएगा वह परागकण का क्या कहलाएगा, अंकुरण काल। अलग अलग पादपों में अंकुरण काल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे जवार की गन्ना की बात की, उनमें परागकणों का अंकुरण काल, तुरंत परागकण क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। क्लियर है। यहां पर आगे अपना जो सेकंड चरण है वो है पराग नलिका की वृद्धि। दूसरा अपना चरण है पराग नलिका की वृद्धि। पराग नलिका की वृद्धि। देखो, पराग नलिका जो है वो वृद्धि करती है हमेशा अंडाशय की तरफ और अंडाशय में बीजांड की तरफ, अंडाशय की तरफ और अंडाशय में बीजांड की तरफ पराग नलिका की क्या होती है, वृद्धि होती है। वो वृद्धि किस प्रकार से होगी उसकी बात करें हम तो जो पराग नलिका है उसकी जो वृद्धि है, ये वृद्धि हमेशा होती है शीर्षस्थ वृद्धि होती है। एपिकल ग्रोथ इसमें होती है। दूसरा हम देखें यहाँ जो पराग नलिका है उसकी जो वृद्धि होगी वो एक तो होती है बोरॉन और एक होती है कैल्शियम। जो तत्व हैं उनके कारण जो पराग नलिका है वो वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ क्या करती है, गति करती है। पराग नलिका में होने वाली जो गति है वो रसायनानुवर्तन प्रकार की होती है, अर्थात रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के कारण, रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के कारण जो पराग नलिका है वो बीजांड की तरफ क्या करती है, गति करती है। और जो रासायनिक पदार्थ हैं वह भ्रूणकोश जो है उसमें जो सहायक कोशिकाएं हैं उनके जो तंतुमय समुच्चय हैं उनके द्वारा रासायनिक पदार्थों का स्त्राव किया जाता है और उन्हीं के उद्दीपन के कारण जो है वो पराग नलिका है वो किधर, वर्तिका से होते हुए बीजांड की तरफ क्या करती है, गति करती है। यहां हम इसकी गति की बात करें तो किस प्रकार से वर्तिका से होती हुई ये गति करेगी, तो देखो वर्तिका जो है कुछ पादपों में वर्तिका क्या होती है, खोखली होती है, कुछ में वर्तिका क्या होती है, ठोस होती है। तो यहां वर्तिका की जो गति है वो वर्तिका में जो पराग नलिका है उसकी जो गति है वह 3 प्रकार की हो सकती है। जिन पादपों में पराग वर्तिका खोखली होगी उन और वर्तिका में यहाँ श्लेष्मीय पदार्थ भरा होगा तो यहाँ जो पराग नलिका है आसानी से इस खोखली वर्तिका से होते हुए अंदर तक क्या कर जाएगी, गति कर जाएगी। लेकिन जिनकी वर्तिका खोखली नहीं है, जिनकी वर्तिका यहाँ ठोस है, उनमें पराग नलिका की जो गति है वो किस प्रकार से होगी, तो पराग नलिका जो है यहां जैसे हम देखें तो ये पूरा अंदर से क्या है, ठोस है, कोशिकाएं उपस्थित हैं। तो पराग नलिका इसमें गति किस प्रकार से करेगी, होगा क्या, पराग नलिका का जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग से एंजाइम स्त्रावित होता है, पैक्टिनेज। कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज। ये जो पैक्टिनेज एंजाइम है, ये पैक्टिनेज एंजाइम यहाँ की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को तोड़ता तोड़ता एक नलिका का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और इस नलिका की सहायता से पराग नलिका अंदर
अंडाशय में बीजांड तक क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। तीसरा जो रास्ता हो सकता है वो हो सकता है कि ये वर्तिका है, तो वर्तिका में जो ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में, इन कोशिकाओं के बीच बीच में अंतरा कोशिकीय क्या रह जाता है, अवकाश रह जाता है। उस अवकाश से होती हुई, अंतरा कोशिकीय अवकाश से होती हुई जो पराग नलिका है वह क्या करती है, अंदर अंडाशय में जो बीजांड है उस बीजांड तक क्या करती है, गति करती है। यहाँ पराग नलिका की जो गति होगी एक दिशीय प्रकार की होगी और रसायनानुवर्तन के कारण जो पराग नलिका है वो अंडाशय में किस तक, बीजांड तक क्या करती है, गति करती है। प्रश्न पूछ लेता है पराग नलिका की गति किस प्रकार की है, तो रसायनानुवर्तन प्रकार की गति है। एक प्रश्न पूछ लेता है कौन से तत्वों के कारण पराग नलिका जो है उसकी गति संभव होती है या संपन्न होती है, तो बोरॉन और कैल्शियम तत्वों के कारण किस प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है, तो शीर्षस्थ प्रकार की वृद्धि हमें पराग नलिका में देखने को मिलती है। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट अगला हमारा चरण है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका जो है वो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है। देखो हमने बात की थी बीजांड की संरचना की, और बीजांड की संरचना में हमने पढ़ा था कि एक जो बीजांड है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें मृदुतक कोशिकाओं का जो आवरण था उसे तो कहा था हमने बीजांड काय, और बीजांड काय के अंदर यहाँ उपस्थित था ये भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक था, और बीजांड काय बाहर से अध्यावरणों के स्तरों से घिरा होता है। अधिकांश जो बीजांड है वो द्वि अध्यावरणी होते हैं। ठीक है, ये अध्यावरण थे, और जहां अध्यावरण एब्सेंट होता है वो सिरा क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार है, इसे बीजांड द्वारीय सिरा कहेंगे। ये जो भाग है ये क्या है, निभाग है या केलाजा है, और ये बाह्य अध्यावरण तो अध्यावरण से घिरा हुआ है बाहर से, और इसके अंदर उपस्थित है क्या, ये पूरा भाग है भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, और भ्रूण कोश में ही मादा क्या पाए जाते हैं, युग्मक पाई जाती हैं। मादा युग्मक उपस्थित है। ये ध्रुवीय केंद्रक था, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं 3, और ये अंड कोशिकाएं जो बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ है। फिलहाल हमें बात करना है जो हमारा तीसरा चरण है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका जो है बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पराग नलिका के इस बीजांड में प्रवेश करने के यहाँ 3 रास्ते हैं, 3 मार्ग हैं। पहला है बीजांड द्वारीय प्रवेश, दूसरा है निभागीय प्रवेश, और तीसरा है अध्यावरणीय प्रवेश। पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने के यहाँ कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं।
यदि पराग नलिका किसमें, बीजांड में इस प्रकार से बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करती है तो ये तो कहलाएगा बीजांड द्वारीय प्रवेश। ये क्या है, पराग नलिका। क्या है, पराग नलिका। और पराग नलिका में ही क्या थे, नर युग्मक थे। तो पराग नलिका यदि बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करेगी तो उसे बीजांड द्वारीय क्या करेंगे, प्रवेश कहेंगे। यदि पराग नलिका बीजांड में निभागीय किससे प्रवेश करेगी, सिरे से प्रवेश करेगी। निभागीय किससे प्रवेश करेगी, सिरे से प्रवेश करेगी, ऐसे आएगी। तो इससे हम क्या कहेंगे, निभागीय प्रवेश। क्या कहेंगे, निभागीय प्रवेश कहेंगे। और यदि अध्यावरण वाले स्तरों को तोड़कर प्रवेश करती है तो इससे हम कहेंगे अध्यावरणीय प्रवेश। क्या कहेंगे, अध्यावरणीय प्रवेश। तो पराग नलिका यदि बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वारीय प्रवेश, अधिकांश जो आवर्त बीजी पादप हैं इनमें अध्यावरणीय प्रवेश पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा है निभागीय प्रवेश। तो जैसे केजू, राइना है और विटुला है आदि में कौन सा प्रवेश देखने को मिलता है, निभागीय प्रवेश। इसके अलावा कुकर बीटा जो है उसमें कौन सा प्रवेश देखने को मिलेगा हमें, अध्यावरणीय प्रवेश, अर्थात अध्यावरण स्तरों को तोड़ते हुए अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट अगला जो चरण आता है वो है पराग नलिका का किसमें प्रवेश, भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब भ्रूण कोश में पराग नलिका किस प्रकार से प्रवेश करेगी, देखो बीजांड में कैसे भी प्रवेश करे लेकिन भ्रूणकोश में पराग नलिका का जो प्रवेश होगा वो हमेशा बीजांड द्वारीय सिरे से ही होगा। इधर से आ रही है तो भी यहां आके इधर वाले सिरे से ही पराग नलिका प्रवेश करेगी, इधर से आ रही है तो भी इधर से ही, इधर से आ रही है तो ऐसे ही प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार से पराग नलिका बीजांड में कैसे भी आए लेकिन भ्रूणकोश जो है, एम्ब्रियो जो सेक है, उसमें हमेशा पराग नलिका जो है, पराग नलिका किधर से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वारीय सिरे से ही क्या करेगी, प्रवेश करेगी। अब भ्रूणकोश जो है उसमें पराग नलिका का जो प्रवेश है वह कितने प्रकार से हो सकता है, तो जो एम्ब्रियो सेक है, भ्रूणकोश है, उसमें पराग नलिका का जो प्रवेश है वो 3 प्रकार से हो सकता है। ये दोनों सहायक कोशिकाएं थी, ये अंड कोशिका थी। तो यहां भ्रूणकोश में जो प्रवेश होगा वो 3 प्रकार से होगा। पहला प्रवेश हो सकता है, देखो पहला प्रवेश हो सकता है सहायक कोशिका और जो बीजांड काय की जो भित्ति है उस भित्ति के बीच से, सहायक कोशिका और बीजांड काय की किससे, भित्ति के बीच से हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रवेश है वो हो सकता है यहाँ एक सहायक कोशिका को क्या करते हुए, भेदते हुए। एक हो सकता है अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य से होकर। ये इस प्रकार से देखिए, हम देखो ध्यान दो, यहां ये तो थी जैसे अंड कोशिका, ये थी सहायक कोशिकाएं, और सहायक कोशिकाओं से यहाँ तंतुमय क्या पाया जाता है, समुच्चय निकला रहता है। तो या तो बीजांड काय और सहायक कोशिका के बीच से, या अंड कोशिका या सहायक कोशिका के बीच से
प्रवेश कर जाए या सहायक कोशिका को क्या करते हुए, भेदते हुए क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार से पराग नलिका जो है उसकी जो भ्रूण कोश में जो प्रवेश है वो कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ भ्रूण कोश तक पराग नलिका की क्या हो गई, एंट्री हो गई, पराग नलिका भ्रूण कोश तक क्या हो गई, पहुंच गई। उसके बाद में द्विनिषेचन या त्रिक संलयन की क्या होगी, क्रिया। जैसे ही पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है अर्थात भ्रूण कोश की तरफ बढ़ती है, भ्रूण कोश की तरफ बढ़ती है, जैसे ही पराग नलिका, यहाँ ये सहायक कोशिकाएं थी, सहायक कोशिकाओं से क्या निकले हुए हैं, तंतुमय समुच्चय। इनके द्वारा रासायनिक पदार्थों का क्या हो रहा था, स्त्राव, और रसायनानुवर्तन के कारण पराग नलिका इनकी तरफ क्या हो गई, आकर्षित हो गई। तो जैसे ही पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, एक तरफ की सहायक कोशिका क्या हो जाती है, टूट जाती है, अपघटित हो जाती है, और आसानी से यहाँ तक जो पराग नलिका है वो प्रवेश कर जाती है। अब अंतः परासरण के कारण क्या होगा, जो पराग नलिका है उस पराग नलिका जो है उसका अग्र सिरा फूल कर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फटने से दोनों जो नर युग्मक हैं यहाँ क्या कर दिए जाएंगे, मुक्त कर दिए जाएंगे। नलिका केंद्रक और बाकी जो कोशिकांग है सब यहाँ पर मुक्त कर दिए जाते हैं। उसके बाद दोनों सहायक कोशिकाएं टूट जाती है, अपघटित हो जाती है, और कणिकामय संरचनाओं का क्या हो जाता है, यहाँ निर्माण हो जाता है, जिन्हें अक्ष बॉडीज, जिन्हें क्या कहेंगे, अक्ष बॉडीज कहेंगे। तो निषेचन होने से पहले जो सहायक कोशिकाएं हैं इनकी कोई भूमिका नहीं है, तो सहायक कोशिकाएं यहाँ क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। दोनों नर युग्मक यहाँ मुक्त कर दिए गए। एक नर युग्मक अंड कोशिका तक चला जाता है, दूसरा जो नर युग्मक है वो अमीबीय गति करता हुआ आगे केंद्रीय द्वितीयक केंद्रक तक पहुंच जाता है या केंद्रीय कोशिका तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पराग नलिका है वह किसमें, सहायक कोशिका से आगे वृद्धि नहीं करती है, सहायक कोशिका में आकर ये क्या हो जाती है, फट जाती है, और अंतःप्रासरण के कारण या कभी कभी इसमें एक छिद्र, पराग नलिका के शीर्ष पर एक छिद्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसमें उपस्थित जो नर युग्मक है वो यहाँ मुक्त कर दिए जाते हैं। नलिका जो केंद्रक है उसकी कोई भूमिका नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो सहायक कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो गई और नलिका केंद्रक भी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। अब जो द्विनिषेचन है, जो हमने स्टार्ट में भी बात की थी, वो द्विनिषेचन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से यहां संपन्न होगी। तो देखो, एक नर युग्मक कहां तक पहुंच गया, अंड कोशिका तक। तो ये जो नर युग्मक है ये तो अंड कोशिका के साथ क्या करेगा, संलयन करेगा। तो एक जो मेल गेमिट है, एक मेल गेमिट की बात करें, ये जो नर युग्मक है एक, ये नर युग्मक किससे क्रिया करेगा, अंड कोशिका के केंद्रक से क्या कर लेगा, संलयन कर लेगा, और इसे हम क्या कह रहे हैं, युग्मक संलयन या सिनगेमी कह रहे हैं, जिसके दौरान यहां किसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा या युग्मनज का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये युग्मनज बन गया, जिससे हम क्या कह रहे हैं, युग्मक संलयन या सिनगेमी कह रहे हैं। और जाइगोट जो होगा वो सूत्र गुणिता के आधार पर कैसा होगा, द्विगुणित, क्योंकि ये जो नरयुग्मक है ये अगुणित है, अंडकोशिका जो है वो भी क्या है, अगुणित है। दूसरा जो नरयुग्मक है वो अमीबीय गति करता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, ध्रुवीय केंद्रकों तक। निषेचन से जस्ट पहले दोनों जो ध्रुवीय केंद्रक हैं आपस में मिल जाते हैं और ये द्वितीयक केंद्रक किसका निर्माण कर लेते हैं, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। और ये जो पूरी कोशिका है अब इसे हम कहेंगे केंद्रीय कोशिका। क्या कहेंगे, केंद्रीय कोशिका। तो जो दूसरा नरयुग्मक है
वो कहां तक जाएगा, द्वितीयक केंद्रक तक जाएगा। और द्वितीयक केंद्रक के पास पहले से कितने अगुणित केंद्रक हैं, 2 अगुणित केंद्रक हैं। एक अगुणित केंद्रक ये है, एक ये है, और तीसरा नरयुग्मक हो गया। तो यहाँ कितने अगुणित केंद्रकों का संलयन होगा, 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होगा। तो पहला तो युग्मक संलयन और दूसरा 3 अगुणित केंद्रकों का जो संलयन होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, त्रिक संलयन कह रहे हैं। और त्रिक संलयन की जो क्रिया है वो किस किस के मध्य हो रही है, द्वितीयक केंद्रक और किसके मध्य हो रही है, एक नर युग्मक। द्वितीयक जो केंद्रक हैं वो द्विगुणित और ये कैसा है, अगुणित। दोनों का संलयन होगा जिसे त्रिक संलयन कहेंगे। तो एक नए केंद्रक का निर्माण होगा और ये जो केंद्रक बनेगा ये केंद्रक कैसा होगा, अगुणित होगा, द्विगुणित होगा या त्रिगुणित होगा। 1 2 3 कितने केंद्रकों का संलयन हुआ, यहाँ 3 का। इसलिए जो नया जो केंद्रक बनेगा वो कैसा बनेगा, त्रिगुणित बनेगा। और इसे हम कहेंगे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN कहेंगे। और ये PEN सूत्र गुणिता के आधार पर कैसा होगा, त्रिगुणित होगा। प्राथमिक भ्रूण पोष जो केंद्रक है ये बन गया। अब जो केंद्रीय कोशिका है ये पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, किसमें, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका में। किसमें चेंज हो जाएगी, प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC में चेंज हो जाएगी। और यह भी सूत्र गुणिता के आधार पर कैसी होगी, त्रिगुणित होगी। तो यहां से भी एक प्रश्न सामने आता है और प्रश्न यह है, आवर्त बीजी जो पादप है उनमें भ्रूणपोष सूत्र गुणिता के आधार पर कैसा है। तो आवर्त बीजी जो पादप है उनमें जो भ्रूणपोष है वो निषेचन के दौरान बना है, निषेचन के बाद में इसका निर्माण होता है। इसलिए सूत्र गुणिता के आधार पर जो भ्रूणपोष है वो कैसा है, त्रिगुणित है। और ये जो भ्रूणपोष कोशिका है, इस भ्रूणपोष कोशिका से पूरे के पूरे आगे किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। वो आगे बात करेंगे हम कैसे एंडोस्पर्म बनता है, वो कैसे भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो युग्मनज है उससे क्या बनता है, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। भ्रूण का जो निर्माण होगा वह युग्मनज से किस प्रकार से होगा। तो यहां हम देखें तो दोनों में जो निषेचन की क्रिया है लगभग साथ हो जाती है। जो नर युग्मक है अंड कोशिका में प्रवेश पहले करता है, लेकिन जो द्वितीयक केंद्रक है उसके साथ इसका जो संलयन है वो पहले होता है, क्योंकि यहाँ कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक है और उसकी सक्रियता के कारण पहला जो निषेचन होगा, पहले निषेचन होगा त्रिक संलयन। कौन सा निषेचन होगा, त्रिक संलयन। और बाद में होगा वास्तविक निषेचन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, युग्मक संलयन कह रहे हैं। तो वास्तविक निषेचन की जो क्रिया है वो त्रिक संलयन के क्या होती है, बाद में होती है, ताकि त्रिक संलयन होने के बाद में भ्रूणपोष का निर्माण हो सके और युग्मनज से जो भ्रूण बने उस भ्रूण को ये जो भ्रूणपोष है कुछ मात्रा में पोषक तत्व क्या करवा सके, उपलब्ध करवा सके। क्लियर यहां तक। इस प्रकार से आवर्त बीजी जो प्लांट है, आवर्त बीजी जो पादप है, उनमें निषेचन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। उसके बाद में आता है निषेचन पश्य घटनाएं। इन सब की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और निषेचन पश्य में हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष। इससे जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है उससे भ्रूणपोष कैसे बनता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, और बीजांड जो है उससे बीज का निर्माण कैसे होता है, अंडा से जो है उससे फल का जो निर्माण है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। क्लियर यहां तक। इसके अलावा यहां एक है जो द्विनिषेचन है। इस द्विनिषेचन का महत्व क्या है, तो द्विनिषेचन का महत्व है, पहला महत्व तो यह है कि द्विनिषेचन की क्रिया के दौरान क्या बनता है, युग्मनज, और युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा महत्व यह है कि द्विनिषेचन में त्रिक संलयन की क्रिया हो रही है, जिसके दौरान क्या बन रही है, भ्रूणपोष कोशिका। भ्रूणपोष कोशिका से किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का। जो भ्रूणपोष परिवर्धित होते हुए भ्रूण को क्या देगा, पोषण देगा। इसके अलावा जो भ्रूणपोष बना आवर्त बीजी पादपों में, वो जो भ्रूणपोष है निषेचन के दौरान बनता है, इसलिए उसमें पितृक और मात्रक अर्थात नर और मादा दोनों के क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कंप्लीट हुआ।
यहां पर एक चीज और पूछ सकता है, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी पादपों में जो भ्रूणपोष है वो सूत्रगुणिता के आधार पर कैसा बनेगा, त्रिगुणित, जबकि अनावर्त बीजी जो पादप हैं उनमें जो भ्रूणपोष बनेगा वो सूत्रगुणिता के आधार पर कैसा होगा, अगुणित होगा, क्योंकि वो निषेचन से पहले ही उनमें भ्रूणपोष का क्या हो जाता है, परिवर्धन हो जाता है, या भ्रूणपोष का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसके अलावा एक चीज और बताई मैंने, द्विनिषेचन की क्रिया में कितने युग्मक भाग ले रहे हैं, तो द्विनिषेचन की क्रिया में कितने युग्मक भाग ले रहे हैं, एक तो अंडकोशिका, दो नर युग्मक, कितने युग्मक भाग ले रहे हैं, 3 युग्मक भाग ले रहे हैं। द्विनिषेचन की क्रिया में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5, कितने केंद्रक भाग लेंगे, 5 केंद्रक भाग लेंगे। क्लियर यहां तक? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा वो होगा निषेचन पश्च से घटनाओं को लेकर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, जय हिंद।